दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ क्या निराश हुआ जाए से संबंधित। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ से संबंधित वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसमें पाठ का वाचन कर चुके हैं, उसका अर्थ और भाव बता चुके हैं, उसकी संदर्भ सहित व्याख्या और विश्लेषण किया है हमने। इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे, यानी कि उनके उत्तर बताएंगे और उनको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएँ ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है और फिर भी वे निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जहाँ पर भी आए आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है, तो वहाँ पर विद्यार्थियों को जो भी पाठ है उस पाठ को पढ़ने के बाद अपने विचार से लिखना है कि यहाँ क्या संभावना है, क्या हो सकता था, क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा। तो ये आपके अपने व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर है। इसमें कोई आपको अलग से कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है, या पाठ में जो दे रखा है उसी के अनुरूप लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस पाठ को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार थोड़ा सा आप अपने विचार उसमें प्रकट कर दीजिए। तो ये ध्यान रखिए आप। लेकिन हम इसका उत्तर यहाँ पर लिख रहे हैं। उत्तर है, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। अर्थात सिर्फ निराशा को, धोखे को ही याद क्यों किया जाए, बल्कि आशा की चीज़ें हैं उनको भी याद किया जाए ताकि वो लाभदायक हों। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। तो ये जो सकारात्मक घटना उनके साथ हुई है उन्हें ज़्यादा याद किया जाए, बिना किसी कारण के सहयोग करने वाली बात, हताश, निराश, उदास होने पर लोगों का साहस, साथ और हिम्मत के साथ देना, ये बड़ी बात है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस में बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो बिना किसी कारण के आशान्वित करती हैं लेखक को और सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करती हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते, वो जिंदा हैं अभी। उन्हीं के सहारे ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये कायनात चल रही है। प्रश्न नंबर 2 है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाएं। अर्थात किसी भी व्यक्ति की गलतियां हैं तो उसको उस व्यक्ति को बताने की ज़रूरत है, नहीं कि सबको बताने की ज़रूरत है। तो सबके पास पर्दाफाश करके उस बात तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति खुद अपनी बेइज्जती महसूस करेगा और हो सकता है उसको क्रोध आ जाए और वो ज़्यादा वो सब करने लग जाए जिसके लिए हम मना करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा मूल काम है उस गलती को समाप्त करने की प्रक्रिया के लिए कोशिश करना, न कि उस व्यक्ति को समाप्त करना।
प्रश्न नंबर 3 है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर है, इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। देखिए, टीवी चैनल, अखबारों के द्वारा जब किसी गूढ़ रहस्य का, किसी अनुचित का, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होता है तो वो सब तक पहुंचता है। तो एक्चुअल में क्या है कि व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का इस तरह से पर्दाफाश करे सार्वजनिक रूप से तो वो इसका अहित कर सकता है, लेकिन एक समूह करता है या टीवी चैनल, अखबार करते हैं तो अखबार का सीधे सीधे वो कोई अहित नहीं कर सकता। हाँ, यदि कोई व्यक्ति बहुत धनाढ्य, बहुत शक्तिशाली, पावरफुल व्यक्ति होता है तो वो उस न्यूज़ चैनल का, अखबार वालों का भी अहित कर देता है। जैसे आप अक्सर टीवी फिल्मों में देखते हो कि कोई बड़ा टाइप का गुंडा है, कोई विलेन है और उसके यहाँ कोई असंगत काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है और उसके बारे में यदि किसी टीवी ने, किसी अखबार ने कोई खबर छाप दी है, दिखा दी है, तो वो अखबार का ऑफिस जला देता है, टीवी फोड़ देता है, टीवी वालों के, टेलीकास्ट वालों के घर जला देता है। तो इस तरह से वो हो सकता है, लेकिन सामान्यतः दूसरे लोगों के प्रति जब ऐसा किया जाता है तो वो लोग नहीं करते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। उत्तर है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, परिणाम होगा तानाशाही बढ़ेगी। अब यदि सिर्फ सच्चाई यही लोग अपनाएंगे तो यही होगा, तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, परिणाम ये होगा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बेईमानी बढ़ेगी, अनैतिकताएं बढ़ेंगी। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, परिणाम ये होगा कि अविश्वास बढ़ेगा। आपस में तालमेल खत्म होगा, सहयोग की भावनाएं समाप्त हो जाएगी, वह मनुष्य बढ़ जाएगा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष ये बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? अब देखिए, ये भी अनुमान है एक, आप पाठ को पढ़ने के बाद, लेकिन बिना पाठ को पढ़े हुए अनुमान नहीं लगा सकते। तो आप पाठ को पढ़ने के बाद आप एक शीर्षक दे सकते हैं, क्या उचित हो सकता है इस पाठ का शीर्षक? उत्तर है, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहते हैं, जिससे हम निराश न हों। तो इन सब स्थितियों के कारण लेखक ने यह शीर्षक दिया है। इसका लेकिन अन्य शीर्षक एक ये हो सकता है कि निराशा से आशा की आशा भी रख सकते हैं, क्योंकि लेखक क्या निराश हुआ जाए पाठ के माध्यम से हमेशा ये कोशिश करते हुए बात करते हैं कि इतनी बुरी स्थिति अभी नहीं हुई है और हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। और अनुचित कार्य हो रहे हैं लेकिन उचित कार्य भी हो रहे हैं, बिना किसी कारण के लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो इस आधार पर कुछ दूसरा शीर्षक, आप भी कोई और दूसरा शीर्षक सुझा सकते हैं जो हो सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताएं। अब जैसे ये विराम चिन्ह दे रखे हैं, डैश, कोमा, पूर्ण विराम, बिंदी, संबोधन चिन्ह, प्रश्नवाचक, अल्प विराम या रिक्त स्थान। तो उत्तर है, क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझता हूँ। इसका कारण क्या है? समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। इसलिए जो व्यक्ति निराश होते हैं उनके सामने यह प्रश्न है और वे निराश न हों उनके लिए यह पाठ है।
तो आप भी अपने हिसाब से कोई तर्क दे सकते हैं, जो भी विराम चिन्ह लगाना चाहें, लेकिन उसके पीछे कारण हो कोई भी। प्रश्न नंबर 7 है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। क्या आप इस पाठ से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। कई बार हम आदर्शों की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब यथार्थ में हम उन पर चलते हैं तो अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। अक्सर हम देखते हैं पुस्तकों में बहुत अच्छी बातें लिखी होती हैं, जैसे इस पाठ में एक अच्छा पाठ है, लेकिन क्या हम उसे व्यवहार में, जीवन में लागू करते हैं? और जब तक पुस्तकों का ज्ञान, उनकी बातें, उनके संदेश, उनकी शिक्षा को जीवन में लागू नहीं किया जाएगा, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सुधर नहीं सकता, और फिर उसका कोई लाभ नहीं है इतने अधिक ज्ञान का, इतनी अच्छी पुस्तकों का, इतनी अच्छी बातों का। तो इन आदर्शों की बातों को हमें यथार्थ में जीवन में लागू करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, थोड़ा लागू करेंगे तो हमें थोड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं प्रारंभ में, लेकिन बाद में खूब आराम, सही, सहजता, अच्छाई, ईमानदारी, सकारात्मकता, ये सब दिखाई देगी। जैसे अक्सर आपने एक कहानी सुनी होगी कि लोगों को दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का। बुराई का रास्ता सरल होता है, अपनी ओर खींचता है। अच्छाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है और वो अपनी तरफ आने के लिए मना करता है। लेकिन आप अगर अच्छाई के रास्ते पर एक बार चलने का मन संकल्प बना लें तो आप देखेंगे कि अधिकतर लोग बुराई के रास्ते पर जाते हैं, तो अच्छाई के रास्ते पर एक समय के बाद आप देखेंगे बहुत कम लोग हैं। तो यानी कि आसान है फिर वहाँ पर चलना, उससे आगे की यात्रा। तो ऐसी स्थिति है ये। तब पता चलता है कि उन पर कौन कितना खरा उतरता है। इसलिए आदर्शों की बातें करना आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। भाषा की बात को यदि हम करें, प्रश्न नंबर 8 है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। समास बहुत सारे होते हैं, जिसमें एक है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा, होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे कि चरम और परम। अब ये दोनों हैं तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़ने को और हटाकर ये योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। तो द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर आपको लिखने हैं। यदि आप द्वंद्व समास के साथ साथ अन्य समासों को पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की बिंदी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर के आप, हिंदी व्याकरण में जाकर के आप समास को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सारे समासों को स्पष्ट कर रखा है और समास याद करने समझने की ट्रिक भी बता रखी है। तो हम आपको इस पाठ में छांटे गए समासों के उदाहरण बताते हैं द्वंद्व समास के। सुख और दुख, सुख दुख। भूख और प्यास, भूख प्यास। हंसना और रोना, हंसना रोना। आते और जाते, आते जाते। राजा और रानी, राजा रानी। चाचा और चाची, चाचा चाची। सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा। पाना और खोना, पाना खोना। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। राम और सीता, राम सीता। आना और जाना, आना जाना। तो आप और भी देख सकते हैं, कुछ और समास आपको मिल सकते हैं इसमें। और द्वंद्व के अलावा भी बहुत सारे समास हैं। अगला प्रश्न है, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़ आदि। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोरी, डकैती आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है गांधी, तिलक, मदन मोहन, मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर आदि। विद्यार्थियों, यदि आप संज्ञा को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की है, लेकिन पहले 5 प्रकार की बताई जाती थी। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर व्याकरण वाले टॉपिक में हिंदी की बिंदी चैनल पर संज्ञा को पढ़ सकते हैं। विस्तार रूप में बहुत सरल तरीके से उदाहरणों सहित बताया गया है। तो ये था आज का पाठ, क्या निराशा हुआ जाए, के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी।
यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, प्रश्न हो तो बताइए कमेंट्स के माध्यम से, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।